बिहार मैटर्स में आपका स्वागत है। आज हम अपने भूगोल क्रैश कोर्स की कह सकते हैं शुरुआत कर रहे हैं। जी बिल्कुल। बीपीएससी, एईडीओ जैसी परीक्षाओं के लिए सिर्फ भारत का भूगोल जानना काफ़ी नहीं है, बल्कि बिहार के जो सटीक निर्देशांक हैं, उसकी जो सीमाएं हैं, उन्हें भी जानना होगा। हाँ, बहुत ज़रूरी है। तो आज की हमारी इस गहन पड़ताल का मिशन है बिहार की भौगोलिक और भौतिक संरचना को मतलब पूरी तरह से समझना। हमारे पास इस विषय पर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स हैं। तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। और ये जो नींव है ना, हम्म। ये बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर इतिहास या राजनीति से शुरू कर देते हैं, लेकिन किसी भी जगह की जो कहानी है वो तो उसकी ज़मीन से शुरू होती है। सही बात है। वहीं का भूगोल आप देखिए, वही तय करता है कि नदियाँ किधर बहेंगी, फसलें कौन सी उगेंगी। और शहर कहाँ बसेंगे, लोगों का जीवन कैसा होगा। बिल्कुल। तो आज हम जो समझने वाले हैं वो आगे की कई बातों का कह सकते हैं एक आधार बनेगा। बहुत सही कहा। तो चलिए सबसे बड़े परिप्रेक्ष्य से शुरू करते हैं। मतलब दुनिया के नक्शे पर बिहार है कहाँ? हमारे नोट्स बताते हैं कि भारत जो है वो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। हाँ। और इसी विशाल देश के पूर्वी हिस्से में मध्य गंगा के मैदान में हमारा बिहार स्थित है, एक भू आबद्ध राज्य। यानी लैंडलॉक्ड स्टेट। जी। इस शब्द भू आबद्ध पर थोड़ा रुकना जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी कोई भी सीमा सीधे समुद्र से नहीं मिलती, अच्छा। जो हमारे व्यापार और जलवायु पर दोनों पर गहरा असर डालता है। हमें बंदरगाहों के लिए पड़ोसी राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। अब आते हैं उन सटीक नंबरों पर जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार यानी कि लैटिट्यूड वो है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तर से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तर तक। और इसका मतलब क्या हुआ? ये नंबर सुनने में तो बहुत तकनीकी लगते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि बिहार पूरी तरह से कर्क रेखा के उत्तर में है, मतलब उप उष्णकटिबंधीय सब ट्रॉपिकल जोन में। अच्छा। यही वजह है कि यहाँ हमें गर्मियाँ, सर्दियाँ और मॉनसून का एक स्पष्ट मौसम देखने को मिलता है। इसी तरह जो देशांतरीय विस्तार है लॉन्गिट्यूड, वो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्व से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्व तक है। और देशांतर का ये जो लगभग 5 डिग्री का फैलाव है ना, ये भी तय करता है कि बिहार के सबसे पूर्वी जिले यानी किशनगंज में सूरज सबसे पश्चिमी जिले कैमूर के मुकाबले लगभग 20 मिनट पहले उगता है। अरे वाह! मतलब घड़ियां तो एक ही समय दिखाती हैं। हाँ, घड़ियां एक ही समय दिखाती हैं। पर सूरज की रोशनी में असल में 20 मिनट का फर्क है। ये तो वाकई दिलचस्प है। जी, ये छोटी छोटी बातें ही भूगोल को दिलचस्प बनाती हैं। अच्छा, नोट्स में एक और बात पे जोर दिया गया है, बिहार का आकार। ये लगभग आयताकार है, रेक्टेंगुलर। हाँ। ये सुनने में एक मामूली बात लगती है, लेकिन क्या भूगोल में किसी जगह के आकार का भी कोई महत्व होता है? बिल्कुल होता है। आयताकार आकार का मतलब है कि राज्य की जो लंबाई है यानी पूर्व से पश्चिम 483 किलोमीटर और जो चौड़ाई है उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर, उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अच्छा। इससे प्रशासनिक सुविधा होती है। राज्य के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचना मतलब अपेक्षाकृत आसान होता है। कल्पना कीजिए अगर राज्य बहुत लंबा और संकरा होता तो राजधानी से दूर के इलाकों को संभालना कितना मुश्किल हो जाता। सही बात है। और क्षेत्रफल की बात करें तो ये है 94,163 वर्ग किलोमीटर। ये आंकड़ा याद रखना जरूरी है। हाँ, और इस आंकड़े को संदर्भ में रखना और भी जरूरी है। 94,000 वर्ग किलोमीटर का मतलब है भारत के कुल क्षेत्रफल का करीब 2.86% हिस्सा। इसे ऐसे समझिए कि हंगरी या पुर्तगाल जैसा एक पूरा देश बिहार के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। अब सोचिए, इतने से इलाके में भारत की एक बड़ी आबादी रहती है। हाँ, जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। इसका सीधा मतलब है कि यहाँ जमीन पर दबाव बहुत ज्यादा है, जो कृषि और संसाधनों के प्रबंधन को एक बड़ी चुनौती बना देता है। अच्छा, तो हमने दुनिया के नक्शे पर बिहार को पिन कर दिया और उसके आकार और क्षेत्रफल का मतलब भी समझ लिया। अब थोड़ा जूम इन करते हैं और देखते हैं कि इसके पड़ोसी कौन-कौन हैं। हाँ, क्योंकि किसी भी राज्य का चरित्र उसके पड़ोसियों से भी तय होता है। और उत्तर में तो एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। जी हाँ, और ये बिहार की सबसे महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं में से एक है। उत्तर में नेपाल है, जिसके साथ हमारी लगभग 729 किलोमीटर लंबी सीमा है। 729 किलोमीटर? जी, और बीपीएससी का ये एक पसंदीदा सवाल है
कि बिहार के कितने जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अच्छा। इसका जवाब है 7 जिले। अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर चलें तो ये हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये नाम नक्शे पर देखकर याद करना बहुत जरूरी है। 7 जिले, ये तो काफी लंबी सीमा है। क्या इसका कोई खास सांस्कृतिक या आर्थिक असर भी पड़ता है इन इलाकों पर? मतलब क्या इन जिलों का जीवन बाकी बिहार से कुछ अलग होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। ये सिर्फ एक राजनीतिक सीमा नहीं है। यहाँ सदियों से रोटी बेटी का रिश्ता रहा है। हाँ, सुना है इसके बारे में। दोनों तरफ के लोगों के बीच सांस्कृतिक और पारिवारिक संबंध बहुत गहरे हैं। ये एक खुली सीमा है जिससे व्यापार और आवाजाही आसान होती है, जो इन सीमावर्ती जिलों की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। नेपाल के तराई क्षेत्र से आने वाली नदियां अक्सर उत्तरी बिहार में विनाशकारी बाढ़ का कारण बनती हैं। तो ये रिश्ता सहयोग और चुनौती दोनों का है। समझ गया। अब बाकी दिशाओं की बात करते हैं। दक्षिण में तो बिहार से अलग हुआ राज्य झारखंड है। हाँ, दक्षिण में झारखंड है जिसके साथ हमारे 8 जिले लगते हैं। पूर्व में पश्चिम बंगाल है जिसके साथ 3 जिले सीमा बनाते हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। सिर्फ 3? जी, सिर्फ 3। और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है जिसके साथ फिर से 8 जिले सीमा बनाते हैं। तो कुल मिलाकर 7 जिले नेपाल से, 8 झारखंड से, 3 पश्चिम बंगाल से और 8 उत्तर प्रदेश से। ये संख्याएं परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और यहाँ एक और तथ्य है जो अक्सर उलझाता है। बिहार का कौन सा जिला है जो नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों के साथ सीमा साझा करता है? इसका उत्तर है किशनगंज। अगर आप नक्शे पर इसकी स्थिति देखें तो ये एक कोने पर स्थित है जो इसे रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण बनाता है। चिकन नेक कॉरिडोर के पास। बिल्कुल, इसे चिकन नेक कॉरिडोर का गेटवे भी माना जाता है। इसी तरह सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण है और सबसे दक्षिणी जिला, इसमें थोड़ा मतभेद है, गया या जमुई को माना जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई सीमाओं की बात। अब इन सीमाओं के अंदर चलते हैं। बिहार का भूभाग कैसा है? क्या ये पूरा का पूरा मैदानी इलाका है जैसा कि आमतौर पर माना जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे नोट्स तो बताते हैं कि इसे 3 अलग-अलग भौगोलिक इकाइयों में बांटा जा सकता है। और ये विभाजन बहुत स्पष्ट और महत्वपूर्ण है। बिहार का मतलब सिर्फ गंगा का मैदान नहीं है। सबसे पहला हिस्सा है उत्तर पश्चिम में स्थित शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज। हाँ, ये मुख्य रूप से पश्चिमी चंपारण जिले के उत्तरी भाग में एक छोटी सी पट्टी के रूप में मौजूद है। मतलब हिमालय का हिस्सा बिहार में भी है? जी बिल्कुल। शिवालिक रेंज असल में महान हिमालय का ही सबसे दक्षिणी और सबसे नया हिस्सा है। ये एक दिलचस्प बात है कि बिहार के ज्यादातर लोग राज्य को सिर्फ मैदानी इलाका समझते हैं। हाँ, मैं भी यही समझता था। लेकिन पश्चिमी चंपारण का ये हिस्सा आपको बिल्कुल अलग ही दुनिया में ले जाता है। यहाँ सोमेश्वर की पहाड़ियां हैं और राज्य की सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर किला, जिसकी ऊंचाई 874 मीटर है, वो यहीं पर है। अच्छा। इसकी उपस्थिति इस क्षेत्र की जलवायु को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। ये मॉनसून की हवाओं को रोककर वर्षा कराने में मदद करती है। और यहाँ बिहार का अकेला टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी है, जो इसी पहाड़ी भूगोल की देन है। ये तो वाकई एक अलग ही तस्वीर है। इसके बाद आता है सबसे बड़ा हिस्सा, बिहार का मैदान, जो राज्य के लगभग 95% हिस्से को कवर करता है। जी। और जीवनदायिनी गंगा नदी इसे लगभग बीच से 2 भागों में बांटती है, उत्तरी बिहार का मैदान और दक्षिणी बिहार का मैदान। और इन दोनों मैदानों की प्रकृति में जमीन आसमान का फर्क है, ये समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, वो कैसे? उत्तरी मैदान जो है वो हिमालय से आने वाली नदियों जैसे गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती और महानंदा, इनके द्वारा लाई गई नई जलोढ़ मिट्टी से बना है, जिसे खादर कहते हैं। बिल्कुल, खादर। ये नदियां हर साल बाढ़ के साथ उपजाऊ मिट्टी की एक नई परत बिछा देती हैं। इसीलिए ये क्षेत्र बाढ़ से तो त्रस्त रहता है, लेकिन दुनिया के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक भी है। और दक्षिणी मैदान? वहीं दक्षिणी मैदान छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली नदियों जैसे सोन, पुनपुन, फल्गु से बना है। ये नदियां उतनी मिट्टी नहीं लाती, इसलिए यहाँ की मिट्टी पुरानी जलोढ़ है, जिसे बांगर कहते हैं। अच्छा, तो ये कम उपजाऊ होती है? हाँ, ये उत्तरी मैदान की खादर मिट्टी की तुलना में कम उपजाऊ होती है।
और दक्षिणी मैदान की ढलान भी उत्तर की ओर है, गंगा की तरफ। समझ गया। तो तीसरा और आखिरी हिस्सा है दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र। नोट्स बताते हैं कि ये एक पठारी क्षेत्र है जो दक्षिण में झारखंड से सटा हुआ है। हाँ, ये क्षेत्र कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, मुंगेर और बांका जैसे जिलों में पाया जाता है। यहाँ धारवाड़ और विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। अब ये नाम सुन के घबराना नहीं है, ये भारत की कुछ सबसे पुरानी और कठोर चट्टानें हैं जो अरबों साल पहले बनी थीं। इसका मतलब है कि ये खनिज संसाधनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती हैं। हालांकि बिहार का ज्यादातर खनिज संपन्न हिस्सा 2000 में हुए बंटवारे के बाद अब झारखंड में है। सही। कैमूर का पठार जो है वो प्रसिद्ध विंध्यन प्रणाली का ही एक पूर्वी विस्तार है। ये विविधता ही बिहार के भूगोल को इतना रोचक बनाती है। बिल्कुल। तो एक ही राज्य में हिमालय की तलहटी भी है, विशाल उपजाऊ मैदान भी है और प्राचीन पठार भी, तीनों मौजूद हैं। चलिए अब कुछ और जरूरी तथ्यों पर नजर डालते हैं। बिहार की जीवन रेखा, गंगा नदी। हाँ, गंगा। यह राज्य में बक्सर के पास चौसा से प्रवेश करती है और यहाँ से 445 किलोमीटर तक बहती है। और गंगा का ये 445 किलोमीटर का प्रवाह सिर्फ एक भौगोलिक तथ्य नहीं है, ये बिहार की सभ्यता और अर्थव्यवस्था की धुरी है, एक तरह की सिविलाइजेशनल एक्सेस है। इसी के किनारे पाटलिपुत्र से लेकर विक्रमशिला तक महान साम्राज्य और विश्वविद्यालय फले फूले। आज भी पटना, भागलपुर जैसे कई बड़े शहर इसी के किनारे बसे हैं। सही बात है। इसका सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व तो है ही, साथ ही ये जलमार्ग, सिंचाई और मत्स्य पालन का भी एक प्रमुख स्रोत है। ये बिहार को सचमुच में सींचती है। और एक अंतिम तथ्य जो समय से जुड़ा है, बिहार भारतीय मानक समय IST का पालन करता है, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है। जी। ये रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है, जो बिहार के बहुत करीब है। हाँ, यह एक मानकीकरण है जो पूरे देश के लिए किया गया है। लेकिन जैसा हमने पहले चर्चा की थी ना, हाँ, इसका यह मतलब नहीं है कि हर जगह सूरज एक ही समय पर उगता है। बिहार के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों के स्थानीय समय में जो लगभग 20 मिनट का अंतर है, वो एक भौगोलिक सच्चाई है। भले ही हमारी घड़ियां एक ही समय दिखाती रहें। बिल्कुल। तो आज हमने क्या समझा? हमने बिहार की भौगोलिक स्थिति की एक, कह सकते हैं, एक स्पष्ट तस्वीर बनाई है। दुनिया के नक्शे पर इसकी उपोष्ण कटिबंधीय स्थिति, इसका लगभग आयताकार आकार, हाँ, उत्तर में नेपाल के साथ इसकी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और सबसे जरूरी इसके 3 अलग-अलग भौतिक क्षेत्र, उत्तर पश्चिम में शिवालिक की पहाड़ियां, विशाल और विविध मध्यवर्ती मैदान और दक्षिण का प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र। ये सब जानना BPSC जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ तथ्य नहीं है, बल्कि नक्शे पर बनने वाली एक पूरी तस्वीर है। अगर हम इन भौतिक विभाजनों को समझें, तो हम राज्य की कृषि, उद्योग, जनसंख्या वितरण, यहाँ तक कि संस्कृति के पैटर्न को भी। हाँ, संस्कृति के पैटर्न को भी बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए, उत्तरी मैदानों की नई जलोढ़ मिट्टी में गन्ने और जूट की खेती क्यों होती है, जबकि दक्षिणी पठारी क्षेत्रों में मोटे अनाज क्यों उगाए जाते हैं? इसका जवाब इसी भूगोल में छिपा है। श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। जरूर। सोचिए कि ये 3 अलग-अलग भौतिक क्षेत्र, पहाड़, मैदान और पठार, एक ही राज्य के भीतर किस तरह की विभिन्न आर्थिक गतिविधियों और जीवन शैली को जन्म देते होंगे। मैदानी इलाकों में रहने वाले किसी किसान का जीवन पश्चिमी चंपारण के पहाड़ी इलाके या जमुई के पठारी इलाके में रहने वाले किसी व्यक्ति के जीवन से कैसे और क्यों अलग होगा? इस पर जरूर सोचिएगा और आज रात नक्शे को एक बार फिर से देखें। इन जिलों, सीमाओं और भौतिक विभाजनों को उस पर देखने की कोशिश करें। अगली बार हम बिहार की नदी प्रणालियों में गहराई से उतरेंगे, जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। बिहार मैटर्स में बने रहें।